हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो कल हमने बात किया था कि जो है वेसल क्या है और अधनष्ट क्या है, ये सब हमने बात कर लिया था कि जो सरदार होते थे, सरदार आप समझ रहे हैं सरदार कौन होते हैं। सरदार ऐसे नेता होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो है जनता के बीच नेतागिरी का काम करते थे, उन्हें हम सरदार बोलते हैं। तो सरदार को कभी कभी राजा जो है जमीन दे देते थे और कभी कदार सामंत को देते थे, सरदार को नहीं देते थे। और सामंत और सरदार अलग अलग होता है। सामंत होता था सरदार जमीन देता था सामंत को, और सरदार होता था जो गणराज्य होता था, तो उसमें नेता जो होते थे उनको सरदार कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो है राजा सरदार को जमीन दे, जमीन भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, मगर जो है राजा सरदार जो है बड़े बड़े इलाकों पर हावी था, यानी सरदार के कहे से वहां के लोग चलते थे। तो जो है लोग जो है सरदार के अनुयायी होते थे, तब जो है लोग सरदार के अनुयायी होते थे। तो हमने 8 पॉइंट तक बात कर लिए। ये आपका पॉइंट 9 है, इसको जरा देखिए। ये हम बोल रहे हैं आपको कि ये जो है इसे नियंत्रित, हमारी बात हमने कल बोला था एक अराजकता था। ये जो सरदार है ये आपस में युद्ध लड़ाई करते थे आए दिन, तो वहां का नियम कानून कोई ढंग से नहीं चलता था, इसलिए जो है इसे नियंत्रित करने का एक ढंग था। जो लड़ाई झगड़ा होता था, जो अराजकता होती थी, इसे नियंत्रित करने का एक ढंग था कि राजा सरदारों को अपना वेसल या अधनिष्ठ बनाकर उसने अपने प्रति निष्ठा का शपथ ले ले। जो लड़ाई झगड़ा पर डे हुआ करता था, उलट पुलट कोई कानून कायदा नहीं था, जैसे अब कानून वगैरह हो रहा है, तब नहीं था। कानून कायदा ना हो तो जो काम होता है उसे हम अराजकता बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं। तो ये तब नहीं था। तो इसको जो व्यवस्थित करने के लिए सरदार को अपना वेसल या अधनिष्ठ बनाकर उसने अपने प्रति निष्ठा का शपथ लेते थे। जो राजा होता था वो सरदार को क्या अपना वेसल का मतलब समझ रहे हैं कि राजा का अधीन आदमी, यानी राजा के नीचे का आदमी, या राजा से जमीन लेकर अपने उसका आदमी बनने वाला, राजा से जमीन ले ले और उसका आदमी बनने वाला वेसल कहलाता है। तो वेसल या अधीनस्थ का मतलब होता है कि राजा की नीचे वाला जो बात माने, राजा के नीचे जो होता है उसे अधनिष्ठ बोलते हैं। तो अधनिष्ठ या वेसल बनकर उसने अपने प्रति निष्ठा का मतलब ईमानदारी, सच्चाई और शपथ, निष्ठा का शपथ लेता, यानी ईमानदारी से काम करेगा, इसका जो है कसम खाता है, शपथ लेता है, वचन देता है। इसके बाद क्या होता है 10 है बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों में अपनी फीप के रूप में मान्यता देता है। जब वो शपथ खाता है जो है कि आपको जो है उनके वेसल या अधनिष्ठ बनकर जो है उसने अपने प्रति निष्ठा का शपथ खाता है कि हम आपको जो है आपके कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दे देंगे कि जाइए आपका ये जमीन हो गया है और आप कुछ भी करवाइए, बस हमें सैनिक चाहिए। तो फीप के रूम में मान्यता देता था, यानी जगीर देता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फिर सरदार अपने वेसल नियुक्त करते थे। सरदार जो है फिर अपने वेसल नियुक्त करते थे और उस अपने फीप में से एक भाग दे देते थे। सरदार जो होते थे वो जो है वेसल नियुक्त करते थे, जैसे राजा वेसल नियुक्त किए वैसे सरदार जो है नियुक्त करता था वेसल, और उसमें फीप में से एक भाग दे देते थे जो है अपने वेसल को। राजा गद्दार वेसल की फीप पर कब्जा कर सकता था। जो वेसल थे जिनको सरदार ने जमीन दिया था, जगीर दिया था, तो जो वेसल थे वो जो गद्दार निकलते थे उन पर राजा फिर से हमला कर सकता था, कब्जा कर सकता था। लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता रहा। यदि जब व्यवहार रहा तो ऐसा कम होता रहा, कोई जो है गद्दार नहीं निकला। जो वेसल था या अधीनस्थ था तो राजा ऐसा नहीं किया, तो कम होता था। इस तरह फ्यूडल व्यवस्था
में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व हुआ। इस प्रकार फ्यूडल व्यवस्था में एक कुलीन वर्ग, बड़े जमींदार या अमीर लोग, या कह लीजिए आप समाज के अमीर लोग या जमींदार के बड़े लोग, कुलीन वर्ग, वर्चस्व का मतलब उनका दबदबा रहा, वर्चस्व था। फिर यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया। जो कुलीन वर्ग था, बड़े अमीर लोग थे, गांव या समाज में अमीर लोग, या फिर अगर हम बात कर लें कि जो है गांव या समाज के अमीर लोग, और अगर हम बात कर लें तो क्या जमीन वाले बड़े लोग, जो जमीन बहुत थी, वो जो बड़े लोग हैं उनको हम कुलीन कहते हैं। तो जिनके पास जमीन थी वो धीरे धीरे पैतृक जल्द ही बन गए। पैतृक का मतलब ये दादा परदादा वाली बात हो गई यहाँ पे, कि इनके पास जमीन बहुत थी, इनके दादे के समय से थी तो वो जल्द ही पैतृक बन गए। और उसने कोशिश की, अगर भाई साहब हम पैतृक बन गए, हमारे पास जमीन काफी हो गई, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी कतार में, हमारी लाइन में कोई व्यक्ति ना आए कि हस्तक्षेप ना करे कि मेरी जमीन सारी इधर की उधर हो जाए, उल्ट पुल्ट हो जाए, अराजकता हो जाए। तो जो है ये कोशिश किया लगातार कि कोशिश किया कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे लाइन में, हमारे कतार में ना आए। फिर कुलीन वर्ग पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुआ। जो कुलीन वर्ग था, अब ये नहीं हुआ कि कुलीन वर्ग को जमीन मिल गया तो उसको मिल गया, अब कोई नहीं पाएगा, ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। गद्दार सरदार हटाए जाते थे। जो गद्दार सरदार थे, सरदार कुलीन वर्ग थे, फिर गद्दार सरदार जितने थे वो राजा के द्वारा हटा दिए जाते थे और नए नियुक्त कर लिए जाते थे, नए बना लिए जाते थे, नए चुन लिए जाते थे। फ्यूडल व्यवस्था दो विशेषताएं भी जुड़ी हैं। जो फ्यूडल व्यवस्था है, फ्यूडलिज्म है, इसकी दो व्यवस्थाएं जुड़ी हैं। उनमें से एक विशेषता फ्यूडल की है कि सर्फ एक ऐसा किसान होता था, एक सर्फ होता है, सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन जोतता था, बोता था, पर अपने स्वामी या सरदार के बिना पेशा नहीं बदल सकता था। सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन बोता था, जोतता था, पर सरदार के बिना, अपने भूस्वामी के बिना पेशा नहीं बदल सकता था, दूसरे इलाके में नहीं बस सकता था, शादी नहीं कर सकता था। अब तो शादी अपने घर के हिसाब से होती है, पहले जो है सरदार नहीं कहता तो वो शादी नहीं कर सकता था। इसी से मेनर व्यवस्था जुड़ी है। मेनर व्यवस्था क्या है? मेनर एक ऐसी हवेली है, मेनर एक ऐसी व्यवस्था हवेली है। तो इसके बारे में हम चलिए नेक्स्ट इसको मिटा दे, फिर हम बात करें कि मेनर क्या है। तो मेनर जो की व्यवस्था जुड़ी है, इसी से मेनर की व्यवस्था जुड़ी है। अब मेनर क्या है इसके बारे में हम थोड़ा, और ये जो मेनर होते थे, मेनर की व्यवस्था जो है फ्यूडलिज्म या फ्यूडम से शुरू हुई। तो चलिए मेनर क्या है? मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लाड या स्वामी रहता था। मेनर क्या होता था? मेनर वह किला होता था, वह हवेली होता था जहां लाड या स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देशों में लाड या स्वामी बड़े बड़े इलाकों पर हावी थे, यानी मालिक थे। अनेक यूरोपीय देशों में लाड या स्वामी जो है बड़े बड़े इलाकों पर हावी थे या बड़े बड़े इलाकों के मालिक थे। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का मालिक होता है, वैसे वो व्यक्ति बड़े इलाकों का, जमीन का मालिक था या इलाकों का मालिक था। और मालिक था भूमि के एक भाग की जुताई। जो मालिक होता था भूमि की, तो भूमि की एक भाग की जुताई लाड सीधे अपनी निगरानी में करता था। जो भूमि थी उस भूमि का 4 हिस्सा मान लीजिए, और एक भाग की जुताई अपने हाथ से कराता था और सर्फों की सहायता से कराता था। सर्फ जो उनके थे वो करते थे, और ये सर्फ अपने खेत के अलावा लाड के खेतों में भी बाध्य थे, यानी अपना काम भी करते थे और लाड का भी काम करते थे। तो ये बताइए किसानों का कितना मेहनत करना होता था, कितना मेहनत किसान करते थे कि किसान का दिल इतना साफ होता है कि एक बार अगर बात कर ले कि भूसा जो होता है वो अपना इतने दिल के साफ होते हैं कि खुले मैदान में डाल आते हैं, और हवा चलती है जब सारा गरीब का भूसा उड़ जाता है तब उनके दिल से पूछो कि क्या बीतता है। तो वो किसान जो होता था, वो जो किसान होता था वो अपनी खेती भी करता था और जो है सर्फ
जो है अपनी खेती भी करता था और सामान्य या लाड़ की खेती भी करता था और जो है उनको जो है कर भी देता था, अनाज भी देता था। तो उस समय कितनी दिक्कत थी, किसान को कितनी परेशानी थी, वो आज भी किसान जो है परेशानी से झेल रहा है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, कभी कदार किसान का अनाज रखने की व्यवस्था नहीं होती है तो किसान का अनाज भीग जाता है और भीगा हुआ आटा गेहूं जो है या चावल जो है, गेहूं जो भीग जाता है उसे सुखवा कर फिर उसकी जो है रोटी खाता है और वो रोटी अच्छी नहीं लगती है खाने में। कभी अगर आपके घर पे ऐसा गेहूं मिल जाए तो जरा खा के बताना कि वो गेहूं जो है कैसा लगता है। तो आप समझ लीजिए कि किसान को शुरू से अब तक कोई भी तरीके से रिलैक्स नहीं मिला, आराम नहीं मिला। किसान हमेशा परेशान होता रहा और किसान का दिया हुआ बड़े सा बड़ा नेता, बड़ा सा बड़ा पुजारी ये खाता है।